Hi friends, welcome to my YouTube channel टीचिंग फैसिलिटेटर। आज के इस क्लास में हम सियासी साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत। तो अगर आप हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारे वीडियो की सूचना आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि वो भी हमारे वीडियो का फायदा उठा सके। अगर आप सियासी साइंस यानी पॉलिटिकल साइंस का पहला पार्ट मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस को देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप जाके देख सकते हो। चलिए दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। जमहूरियत यानी डेमोक्रेसी ये एक शक्ल है हुकूमत की, ठीक है। इट इज अ वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये पूरा कदीम शक्ल है, ठीक है। एंशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज एंशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ऐसा बोल रहे हैं सर तुम्हें एंशिएंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो पहले जमाने में कहा कौन से डेमोक्रेसी थी? पहले जमाने में तो राजा महाराजा रूल करते थे हमें। तो याद रखो, हिंदुस्तान में सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है, ओके। या तो हमें वैदिक सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। तो सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन या वैदिक सिविलाइजेशन में दो इंस्टीट्यूशंस थे, दो इदारे थे जिनका नाम था सभा और समिति। याद रखो, सभा का क्या काम होता था, समिति का क्या काम होता था, ये हमको अगले आने वाले वीडियो में हम समझेंगे उसको। याद रखो, सभा को तुम कंपेयर करो आज के राज्यसभा के साथ। जो हमारे पार्लियामेंट में जो अब एक अपर हाउस है, जो राज्यसभा है, उसको सभा के साथ और समिति को लोकसभा के साथ कंपेयर करके देखेंगे तो उस टाइम की डेमोक्रेसी थी सभा और समिति। सभा के अंदर बड़े लोग रहते थे, समिति के अंदर यंगर लोग रहते थे, नौजवान लोग रहते थे जो किंग को सेलेक्ट करते थे। मतलब हमें भी क्या कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर को क्या कर रहा है, इलेक्ट करने लगे। तो सभा और समिति बहुत कदीम जमाने वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो यही सभा और समिति उस टाइम की डेमोक्रेसी या तो जमहूरियत को बताता है। तो ये बात हम अब यकीन करेंगे इसके ऊपर। क्यों यकीन करेंगे? हमारे पास प्रूफ है ना भाई, सभा और समिति का प्रूफ है, पहले जमाने में से ही डेमोक्रेसी थी, ये एक प्रूफ हमको मिल गया। अब ये डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है, जमहूरियत ही क्यों कहते हैं उसे? डेमोक्रेसी कहने का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया हुआ है, जिसका नाम है, जिसका वर्ड कौन से वर्ड से आया बोलेगा तो डेमोक्राटिया। डेमोक्रेसी कहने का वर्ड ग्रीक वर्ड डेमोक्राटिया से आया हुआ है, जिसका मीनिंग होता है, जिसका माना होता है रूल ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत, मतलब रूल ऑफ द पीपल। अब देखो, हमारी जो इंडिया है वो डेमोक्रेसी है। इंडिया में जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसमें इलेक्शंस बड़ा रोल अदा कर दो। इलेक्शन के थ्रू हमारे प्राइम मिनिस्टर को हम क्या करते हैं, इलेक्ट कर दो, ठीक है। ये पॉइंट क्लियरली याद रखो। तो इसीलिए तो डेमोक्रेसी बोलते हैं उसे। डेमोक्रेसी के अंदर लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वही लोग चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने लीडरों को। उस इसका मतलब यह हुआ डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। इलेक्शन क्या करते हैं, बहुत अहम रोल अदा करती हैं डेमोक्रेसी के अंदर, जमहूरियत के अंदर। तो अब मैं फिर से बताना चाह रहा हूं तुम लोग को, जो डेमोक्रेसी है या जमहूरियत है उसके जो एंशिएंट प्रूफ है इंडिया में, वो सभा और समिति सिंधु सिविलाइजेशन के अंदर है। तो डेमोक्रेसी करने का जो वर्ड था वो ग्रीक वर्ड डेमोक्रोटिया से आया था, जिसका अल्फाज का मानी, जो वर्ड का मीनिंग होता है रूल ऑफ द पीपल, लोगों की हुकूमत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसमें लोगों की हुकूमत बोले तो लोगों का जो ओपिनियन होता है, जो जनता का ओपिनियन होता है, जो पीपल का ओपिनियन होता है, वो किसके थ्रू लिया जाता है? वो लिया जाता है इलेक्शंस के थ्रू। इलेक्शंस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसका जो प्रूफ है वो हमें ऑलरेडी हम यहाँ पे वोट डाल चुके हैं। हमारा इलेक्शन चल रहा है 2024 में, जो लोकसभा का इलेक्शन है, ठीक है। यही तो एग्जांपल है डेमोक्रेसी की। इलेक्शंस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू फॉर्म देयर ओन गवर्नमेंट। देखो, वही तो बताया हमें, इलेक्शंस लोगों को ये मौका देता है कि तुम्हारी खुद की गवर्नमेंट बनाओ। मतलब हम, हमारी गवर्नमेंट है ना, हम ही वोट कर रहे हैं। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो या सीएम हो, उनको कौन इलेक्ट करते हैं बोले तो हम ही इलेक्ट करते हैं, लोग ही इलेक्ट करते हैं ना। वही तो चीज बोल रहा है ना।
अब इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से उसूल के ऊपर काम करती है डेमोक्रेसी या जमहूरियत बोलेगा तो वन मैन वन वोट, वन वैल्यू, ये भी वर्ड याद रख लो, वन वैल्यू, ठीक है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, एक इंसान एक वोट और ये एक उसकी क्या है कीमत होगी, तो वही तो है ना। अभी मेरा जो वोट है उसकी कीमत उतनी है जितना कोई अमीर इंसान की जो वोट है सेम ही कीमत है। तो अमीर इंसान जब वोट करता है 10 वोट के बराबर थोड़ी होता है, उसका भी एक ही वोट है और मेरा भी एक ही वोट है। ये डेमोक्रेसी की ताकत है, ये जमहूरियत की ताकत है। जमहूरियत में जो इलेक्शंस होते हैं उस वो जो जमहूरियत है वो इलेक्शंस के अंदर किस उसूल के ऊपर या किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करते, वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू, एक इंसान उस इंसान को एक ही वोट है और हर इंसान की वोट की वैल्यू एक ही है, ठीक है। अब इसी डेमोक्रेसी को जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए अब्राहम लिंकन, तो अब्राहम लिंकन एक कोट करते हैं, क्या करते हैं, एक डेफिनेशन देते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट के लिए, एक गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। देखो, अवाम से अवाम के लिए और अवाम तक जो हुकूमत होती है उसी हुकूमत को हम क्या कहेंगे, जमहूरियत कहेंगे। गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये कौन सी गवर्नमेंट है, ये डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है। उम्मीद है यहां तक आपको इजीली समझ में आ रहा है। अगर इजीली समझ में आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की या तो हुकूमत की कितनी शक्लें हैं, अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट के, उसको देखेंगे। अभी तो हम कौन सी देखे, डेमोक्रेसी देखे। तो ऐसा क्यों करे सर, पहले डेमोक्रेसी पढ़ाते पढ़ाते बाद में क्यों ऐसा आएगा बोलेगा, तो पहले एक जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है उसको हम समझेंगे, उसके बाद में अलग अलग टाइप की गवर्नमेंट किस तरह होती है। अब देखो, डेमोक्रेसी में या जमहूरियत में पब्लिक ही सुप्रीम होती है, पब्लिक की बात बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। पब्लिक ही रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकती है, उठा भी सकते और गिरा भी सकते। तो पब्लिक इंपॉर्टेंट, डिमांड किसकी रहती है वहां पे, अवाम की डिमांड रहता। तो ये पॉइंट क्लियर रहते। अभी देखो, अलग अलग फॉर्म्स के गवर्नमेंट कौन कौन से, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, हुकूमत की अलग अलग शक्लें कौन कौन से अगर बोले तो पहली शक्ल है मोनार्की। फर्स्ट जो फॉर्म है वो मोनार्की है, जहां पे किंग राजा रूल करते नहीं, उसको ही मोनार्की कहते हैं हम। नेक्स्ट डिक्टेटरशिप, जहां पे एक ही इंसान को गॉड के बराबर माना जाता है, डिक्टेटरशिप, ये वर्ड याद रख लो। उसके बाद में मिलिट्री डिक्टेटरशिप, मिलिट्री का जो कमांडर होता है या तो मिलिट्री के अंदर पावर्स दिए गए रहते प्राइम मिनिस्टर को चुनने के लिए, ठीक है। उसके बाद में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, ठीक है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट वालों को कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। अब उसके एक एक के बारे में देखेंगे। पहले मोनार्की किसको बोलते हैं वो देख लो। मोनार्की जहां पे बादशाहियत हमें जिसे बोलते हैं, देखो मोनार्की इट इज अ ओल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक ओल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सबसे पुरानी और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस होती थी हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, वो राजा ये राजा ऐसा पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते। तो ओल्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और दूसरा, इसका हेड कौन होता है, किंग, किंग वाज द हेड। और पूरे पावर्स किसके अंडर में रहते, राजा के अंडर में। और कानून कौन बनाता है, राजा बनाता है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की का रूप का, मोनार्की को क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट मोनार्की। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट क्लियरली याद रखो, ठीक है। अब मोनार्की में दो टाइप के मोनार्की रहता है, कौन कौन से, एक टोटली मोनार्की जिसे हम एब्सोल्यूट मोनार्की बोल रहे हैं, देखो यहां पे लिखे समय ये एब्सोल्यूट मोनार्की का टाइप है। और दूसरा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का टाइप है, मतलब है राजा रहते हैं, राजा रहने के बावजूद भी वहां एक कॉन्स्टिट्यूशन दस्तूर रहता है, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे सिर्फ राजा है, राजा की बात ही एक कानून होती है, तो उसको एब्सोल्यूट मोनार्की बोलता है। क्लियर है, मोनार्की के अंदर दो टाइप्स याद रख लो। अब एब्सोल्यूट मोनार्की का है, पूरा राजा की हुकूमत कहां कहां पे है बोले क्या, तो कतार के अंदर, कुवैत के अंदर, सम अरेबियन कंट्रीज, जितना भी अरब वर्ल्ड है वो एब्सोल्यूट मोनार्की के अंदर है आज भी। राजा की बात फाइनल होती है, राजा ही सब कुछ होता है, राजा ही सब पावर को एंजॉय करता है, कानून भी राजा ही बनाता है, गवर्नमेंट का हेड भी राजा ही होता है, बादशाह ही होता है। समझ में आ रहा है, इसको ही मोनार्की बोलते हैं। और मोनार्की में एब्सोल्यूट मोनार्की, और अभी आओ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कैसा रहता है,
प्राइम मिनिस्टर भी रहता, और उसके ऊपर जाके एक प्रेसिडेंट की जगह पे उन्होंने राजा रखे होता, और वहां पे एक कॉन्स्टिट्यूशन भी होता है। वैसा कहां पे है? जब चलो इंग्लैंड की एक एग्जांपल ले लो, तुमको समझ में आता है। इंग्लैंड में प्रेसिडेंट का जो पोस्ट होता है वो कौन होल्ड कर दे? वो राजा या रानी, इंग्लैंड की क्वीन या किंग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वहां पे प्राइम मिनिस्टर भी है। अब प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक है, क्वीन एलिजाबेथ है, जो प्रेसिडेंट के वाले पोस्ट में जो होता है इंग्लैंड में। ठीक है, उसी तरह जापान में भी किंग है और उसके साथ प्राइम मिनिस्टर भी है वहां पे। तो मतलब ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। समझ में आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए जापान और इंग्लैंड, और एब्सोल्यूट मोनार्की के लिए कुवैत, कतार, अरेबियन कंट्री जितने भी हैं, ये एब्सोल्यूट मोनार्की का एग्जांपल है। समझ में आया? ये मोनार्की वाला फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। ठीक है, अभी आओ डिक्टेटरशिप। देखो, डिक्टेटरशिप भी एक अलग टाइप की फॉर्म है, गवर्नमेंट का एक शक्ल है। कैसी शक्ल बोले? यहाँ क्या रहता है? वन लीडर वन पार्टी। हाँ हाँ, कौन सी भी पार्टी नहीं साहब, सिर्फ एक ही लीडर रहेगा और एक ही पार्टी, और वो वही लीडर को हम क्या मानेंगे? पूजा भी करेंगे उसकी। यहां तक भी हमारा माइंड क्या होगा? डाइवर्ट होगा। एक लीडर, अब हिटलर को ले लो। हिटलर क्या बोलता था? मैं एक ही लीडर हूं, मैं खुदा का एक रूप हूं। यहां तक भी हिटलर। तो ओनली लीडर एंड ओनली पार्टी। अब एक ही पार्टी थी जर्मनी के अंदर, कौन सी? नाजी। बेनिटो मुसोलिनी इन इटाली एंड एडोल्फ हिटलर इन जर्मनी। जर्मनी का एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी कहां का? इटाली वाला। ये दोनों भी एग्जांपल है ना। ये दोनों भी क्या चाहते थे? हमारे से बड़े लीडर कोई नहीं है, और हमारी पार्टी के अलावा पार्टी कोई नहीं रहना चाहिए देश में। ओनली वन पार्टी रहना चाहिए, और वही जो बोलेगी वही कानून है, वही जो बोलेगी, सब कुछ अथॉरिटी उसके अंदर है, सब कुछ पावर उसके अंदर है। इन दिस, यहां दिया देखो, इन दिस गवर्नमेंट अथॉरिटी रेस्ट इन वन हैंड, या नीचे देखो, इन हैंड्स ऑफ द वन इंडिविजुअल। किसी एक इंसान के हाथ में पूरा पावर होगा। कोई मिनिस्टर कुछ नहीं करेगा, कोई कुछ भी नहीं करेगा, जो वो बोलेगा वही सही है। अभी प्रेजेंट ये गवर्नमेंट तुम लोग को कहां मिलती है बोलेगा तो नॉर्थ कोरिया के अंदर मिल सकती है। मिल सकती है नॉर्थ कोरिया के अंदर। नॉर्थ कोरिया के अंदर डिक्टेटरशिप ही है। यहां तक भी वहां का इंसान कैसा बाल कटिंग करेगा वैसा ही करेंगे लोग भी, उन्हें जो बोलेगा वही फाइनल है। तो यहां पे एक ही इंसान के हाथ में सभी अथॉरिटी, सभी पावर रहेगी, सभी ताकत रहेगी, उन्हें जो बोलेगा वही फाइनल रहेगा। वन लीडर एंड वन पार्टी, इसको हम क्या बोलते हैं? डिक्टेटरशिप की गवर्नमेंट कर को पुकार दो। क्लियर है पॉइंट? अभी यहां दिया तो उतना से नहीं। द डिक्टेटर्स हैव स्कैंट रेस्पेक्ट फॉर द डेमोक्रेटिक वैल्यूज। जितने भी जमहूरियत के उसूल हैं, जितनी भी जमहूरियत की इज्जत है, उस इज्जत को बेइज्जत करते हैं डिक्टेटर्स। डिक्टेटर्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इतनी सी भी इज्जत नहीं देते। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? तो बहुत कम इज्जत देते हैं डेमोक्रेटिक वैल्यूज को। कौन है? डिक्टेटर्स। तो ये टोटल अपोजिट गवर्नमेंट है किसको? डेमोक्रेसी के लिए डिक्टेटरशिप। अभी जैसा तुम्हें बादशाहत में लो, मोनार्की में लो, राजा कुछ सुनता तो है पब्लिक का, लेकिन डिक्टेटरशिप में नहीं, पब्लिक मरे वो कोई भी उसके बारे में हिसाब नहीं करेगा। डिक्टेटरशिप होती है और एक ही इंसान के हाथ में पूरी पावर्स होते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट आओ मिलिट्री डेमोक्रेसी। तो मिलिट्री डेमोक्रेसी के अंदर पब्लिक से ज्यादा, ये पॉइंट याद रख लो, पीपल, लोगों से ज्यादा मिलिट्री अथॉरिटी के अंदर पावर्स ज्यादा रहते। जो मिलिट्री का कमांडर होता है या जो मिलिट्री का चीफ होता है वो लोगों से ज्यादा पावरफुल होता है। अभी मैं वोट कर दो, मैं वोट करके किसी भी एक प्राइम मिनिस्टर बनाया, अगर आर्मी चाहती है तो वो प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू रहेगा, अगर आर्मी नहीं चाहती है तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेगा। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल कहां पे है? इसकी बेस्ट एग्जांपल पाकिस्तान है। समझ में आ रहा है क्या यार? इस पब्लिक के जो भी पावर्स हैं वो पावर्स को खत्म किया गया है। अभी यहां पे नीचे दिए देखो किस टाइप की गवर्नमेंट है। द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द फ्रीडम ऑफ क्रिटिसिजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज नहीं रहता वहां पर, कुछ भी नहीं। अगर कोई भी गवर्नमेंट एक पॉलिसी लगे, उस पॉलिसी को तुम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, उस पॉलिसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते, उस पॉलिसी के बारे में उफ भी नहीं कर सकता। गवर्नमेंट लाई तो वो फाइनल है। मीडिया और जुडिशियरी, मीडिया और जुडिशियरी, अदालत और जो मीडिया होता है,
ये किसके कंट्रोल में होता है? मिलिट्री के कंट्रोल में होता है। अभी आओ डिक्टेटरशिप में किसके कंट्रोल में रहते हैं? एक ही इंसान के हाथ में पूरे मीडिया कंट्रोल में रहते हैं, एक ही इंसान के हाथ में जुडिशियरी कंट्रोल में रहते, हर चीज यहाँ एक ही इंसान के हाथ में कंट्रोल रहती। यहाँ पे मिलिट्री पर्सन के, मिलिट्री का जो हायर अथॉरिटी रहती उसके अंदर क्या है? पावर्स पूरे कंट्रोल में रहते। अभी उसके बाद में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक रेगुलेटेड फ्रीडम है उनके पास, ठीक है। ओनली कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरे पार्टियों को जगह नहीं है, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी यहां पे रहेगी, सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी, दूसरी कौन सी भी पार्टी है इस देश में नहीं रहेगी, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी। और हर चीज गवर्नमेंट का रहेगा, हर चीज पब्लिक का रहेगा। नो प्राइवेट ओनरशिप, किसी को भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं दी जाएगी, सिर्फ गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट। प्राइवेट, नो प्राइवेट ओनरशिप, किसी को भी प्राइवेट ओनरशिप नहीं दी जाएगी, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी यहाँ पर, ठीक है। ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? नेशनलाइज प्रोडक्ट, जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी चीजें तैयार करें वो पूरे मुल्क भर में मिल सकता, नेशनलाइज किया जाता है हर चीज को, ठीक है। ऐसी गवर्नमेंट कहां पे है? चाइना के अंदर है, ठीक है। अभी यहाँ पे नॉर्थ कोरिया बोल को दिया उन्हें, एक्चुअली नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट गवर्नमेंट में नहीं आना, वो डिक्टेटरशिप में आना। अभी तुम ना को 8th की बुक में दिया हुआ है, तो आप समझ लो कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के लिए नॉर्थ कोरिया एक एग्जांपल है, क्यूबा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ ओनली कम्युनिस्ट पार्टी, इसे डिक्टेटर से कंपेयर न को करो, यहाँ ओनली कम्युनिस्ट पार्टी, यहाँ पार्टी ही ओनली है, एक ही पार्टी है डिक्टेटरशिप। कम्युनिस्ट पार्टी जैसे दूसरे अलग अलग नाम से, दूसरे कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट, अलग अलग नाम रख के कम्युनिस्ट पार्टीज रहेकर बोलेगे तो उसे हमें क्या कर सकते हैं? अलाउ कर सकते हैं। लेकिन डिक्टेटरशिप में पार्टी एक ही है, सिर्फ एक पार्टी, कौन से भी। यही तो डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आ? इसीलिए सबसे बेटर गवर्नमेंट कौन से बोले तो डेमोक्रेटिक। इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, जमहूरियत वाला मुल्क है, इसीलिए तो हम आजाद से घूम रहे हैं। मैं आजाद से क्लास कर रहा हूं, तुम आजाद से सुन रहे हैं, तुम आजाद से सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। ये हमारी देश की खूबसूरती है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी में, पब्लिक को वोट डालने का पावर है, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन मोनार्की में ये सब पावर्स किसके अंडर में रहते हैं? किंग के अंडर में। डिक्टेटरशिप में सिर्फ एक इंसान के अंदर, उन्हें ही गॉड, उन्हें ही किंग, वो सभी उन्हें ही है, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में। मिलिट्री डेमोक्रेसी में मिलिट्री के लोग ज्यादा पावरफुल रहते, वहां पे बोलने का भी आजादी नहीं रहती, किसी चीज को क्रिटिसाइज करने की आजादी नहीं रहती, मीडिया सब मिलिट्री के अंडर कंट्रोल में रहते, जिसकी एग्जांपल पाकिस्तान है। कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की एग्जांपल कौन से है? ओनली कम्युनिस्ट पार्टी रहना, प्राइवेट ओनरशिप कुछ भी नहीं, पूरे प्रोडक्ट्स को नेशनलाइज किया जाता है। चाइना, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा इसके एग्जांपल्स हैं। देखो और एक बार क्लियर करता हूं, मोनार्की के अंदर दो मोनार्की है, एब्सोल्यूट मोनार्की एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। एब्सोल्यूट मोनार्की के लिए कतार, कुवैत और अरबियन कंट्रीज एग्जांपल्स हैं, सम अरेबियन कंट्रीज। जापान और इंग्लैंड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के लिए एग्जांपल्स हैं, ठीक है, मोनार्की। अभी डिक्टेटरशिप के अंदर आओ, तुम्हें जर्मनी और इटली को एग्जांपल दे सकता हूं, ठीक है। अभी नॉर्थ कोरिया को भी रख सकते हैं डिक्टेटरशिप में, ठीक है। मिलिट्री डेमोक्रेसी के अंदर पाकिस्तान, और कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के अंदर चाइना, नॉर्थ कोरिया और क्यूबा, ये एग्जांपल्स याद रहे। उम्मीद है यहां तक बहुत इजीली समझ में आ रहा होगा। अब आगे बढ़ेंगे, डेमोक्रेसी के टाइप्स कौन कौन से हैं, डेमोक्रेसी के किस टाइप की गवर्नमेंट डेमोक्रेसी में होती है, अलग अलग पार्ट की डेमोक्रेसी होती है क्या, हमारे पास कौन सी डेमोक्रेसी है, इस चीज को देखेंगे। टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। टाइप्स ऑफ द डेमोक्रेसी को हम दो टाइप में देखेंगे क्लियरली, ठीक है। एक हेड के हिसाब से देखते गए तो डेमोक्रेसी के दो अलग पार्ट्स हैं, और उसके फीचर के हिसाब से देखे अगर बोले गए तो डेमोक्रेसी के दो अलग पार्ट्स हैं। मतलब हेड के हिसाब से देखे अगर बोले गए तो एक होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और दूसरी होती है प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, ओके। हाँ, अभी फीचर के हिसाब से देखे तो एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी और एक आती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसका मतलब है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट दोनों आ सकते हैं, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी दोनों भी आ सकते हैं। ये पॉइंट पहले क्लियर रख लो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर मेन इंपॉर्टेंट पहला देखेंगे, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर सबसे बड़ा हेड होता है पार्लियामेंट का, जो तुम्हारा कानून होता है। पहला पॉइंट क्या दिया देखो यहाँ पर, एग्जीक्यूटिव पावर्स वास्टेड इन द इलेक्टेड पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर।
जो भी पावर होता है वो पार्लियामेंट के अंडर में होता है। तो उस पार्लियामेंट के अंदर दो पावर्स होते हैं, एक प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से नॉमिनल हेड होता है। कौन सा हेड? नॉमिनल हेड होता है। और जो रियल हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को हमें रियल हेड भी बोल सकते हैं। कहां पे? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में। क्लियर पॉइंट याद रख लो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट सबसे बड़ा सुप्रीम होता है, उसके अंदर दो पार्ट्स हैं, प्रेसिडेंट जिसको हमें सदर बोलते हैं जो नॉमिनल हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो रियल हेड होता है। नीचे पॉइंट में दिया देखो, द हेड ऑफ द गवर्नमेंट यूजुअली कौन रहते हैं? प्राइम मिनिस्टर। द प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो भी होगा उसको जवाब देने वाला या तो उसकी जिम्मेदारी रहने वाली किसके? प्राइम मिनिस्टर के। तो इसके लिए एग्जांपल कौन सा है? इंडिया। इंडिया में वैसी ही डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इंडिया में है। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी कहां पे? यूएसए में। तो वहां क्या है? वहां पे इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, इलेक्टेड प्रेसिडेंट। और गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? प्रेसिडेंट। द प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर में जो भी काम होते हैं उसको डायरेक्टली जिम्मेदारी नहीं लेता है। कौन? प्रेसिडेंट। ये भी याद रखो। क्लियर है पॉइंट? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी दोनों में फर्क बहुत अच्छी तरह समझो पहले इसे। क्लियर हुआ तो आगे चलेंगे। टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी फीचर के हिसाब से देखें तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है? पीपल डायरेक्ट पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शंस, इलेक्शन में हमारी गवर्नमेंट को हम ही सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे लोगों को अच्छा कर बोलेगा? तो ये स्मॉल साइज की पॉपुलेशन जो वाली कंट्री है, सबसे कम पॉपुलेशन कहां पे है, सबसे कम आबादी का है, वहां पे बहुत ज्यादा सुटेबल। इसके लिए अभी प्रेजेंट कहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है बोलेगा? तो ग्रीस और स्विट्जरलैंड के अंदर डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, उसके बाद में ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी मोर इफेक्टिव। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? मोर इफेक्टिव, सबसे अच्छी होती है। लेकिन पॉपुलेशन ज्यादा रहते वहां पे अप्लाई करना बहुत मुश्किल है, बार बार इलेक्शंस नहीं कर सकते ने, इतना बड़ा कंट्री को इलेक्शंस कंडक्ट करना मुश्किल भी हो सकता। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज डिफिकल्ट प्रैक्टिस इन द हाईएस्ट पॉपुलेशन, ज्यादा पॉपुलेशन और इंडिया जैसे कंट्री में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रखना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट अभी आओ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में। द पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू द इलेक्शंस। देखो, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के में क्या है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में उन्होंने डायरेक्ट प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने खुद चुनते हैं पब्लिक। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या है? हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे हेड को, प्राइम मिनिस्टर को चुन दो। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, इसे हमें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं। किसको? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को। हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट इलेक्ट कर दे, हमारे रिप्रेजेंटेटिव किसको इलेक्ट कर लेते? वो प्राइम मिनिस्टर को। तो ये हमारा इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, हमारे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि हमारे कंट्री का जो एरिया है वो बड़ा है, पॉपुलेशन ज्यादा है, तो हमारे पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी सूट नहीं होगी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहां पे सूट होगी? जहां पे छोटा कंट्री है और छोटा पॉपुलेशन है, वहां पे बहुत कम पॉपुलेशन है। जैसा कि एग्जांपल डायरेक्ट डेमोक्रेसी को ग्रीस और स्विट्जरलैंड है। समझ में आ रहा है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को एग्जांपल कौन कौन से? यूएसए है और इंडिया। इंडिया और यूएसए दोनों भी इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए एग्जांपल है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा और साइज भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दीज रिप्रेजेंटेटिव्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ द लॉ मेकिंग। हमारे पास कानून कौन बना दो? डायरेक्ट डेमोक्रेसी में कानून है, कानून के अंदर भी कभी कभी पब्लिक पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी में। लेकिन इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमें जो रिप्रेजेंटेटिव को भेजे रहते उन्होंने इतना ही पार्टिसिपेट करते हैं कानून बनाने में। ठीक है, हाँ, तो ये इसीलिए इसको हमें क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलता है। कंफ्यूजन नको कर लो, क्लियर पॉइंट रन दो। मैं फिर एक बार रिपीट कर दो, डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी। प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी में सब कुछ पावर प्रेसिडेंट के अंडर में दे, और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सब कुछ पावर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रह दो। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में दो पावर्स रहते हैं, एक नॉमिनल पावर प्रेसिडेंट जिसको सदर बोलते हैं हमें, एक रियल पावर जो सबसे बड़ा गवर्नमेंट का हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, जिसकी एग्जांपल इंडिया है। और जो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है उसकी एग्जांपल है यूएसए। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की एग्जांपल ग्रीस और स्विट्जरलैंड, जो कम पॉपुलेशन और कम साइज के हैं, छोटे छोटे हैं, जहां पे पब्लिक डायरेक्टली पार्टिसिपेट करती है इलेक्ट गवर्नमेंट अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए। हम अपने इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में
हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजते हैं इलेक्शन के थ्रू, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स कानून बनाते हैं और अपने हेड को चुनते हैं। तो इसके लिए एग्जांपल है इंडिया और यूएसए, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहते हैं। उम्मीद है यहां तक तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हमें डेमोक्रेसी के कैरेक्टर्स क्या हैं देखेंगे। जमहूरियत के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, जमहूरियत की जो खासियत है, खुसूसियात क्या क्या है, कैरेक्टर्स कौन कौन से, देखो। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी किसके ऊपर डिपेंड रहती है, किसके ऊपर बेस्ड रहती है, पब्लिक के ऊपर, ठीक है। पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव और दे मेक द लॉ। हमें हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को सेलेक्ट करके तो इलेक्ट करके भेजते, उन्होंने इलेक्ट करके भेजते, उन्होंने कानून बना दो, ठीक है। इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द एडल्ट फ्रेंच यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये वर्ड याद रख लो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज बोले तो वोट डालने वाला पावर का कितने कितने लोगों को, 18 साल के, जितने भी 18 साल या 18 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं उनको वोट एडल्ट फ्रेंचाइज दिया जाता है, मतलब वोट डालने का पावर दिया जाता है। याद रखो ये जो वोट डालने का पावर था 1989 से पहले, 1989 से पहले 21 साल था, उसको 1989 के अंदर 61st अमेंडमेंट करके तो उसको क्या करते हैं 21 से लेके 18 साल तक रेड्यूस किया जाओ, तो ये भी क्लियरली पॉइंट याद रखो, ठीक है। उसके बाद में इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, रेगुलरली फ्री एंड फेयर मैटर, हमारे पास इलेक्शन रेगुलर होते हैं और फ्री एंड फेयर होते हैं। फ्री एंड फेयर बोले तो कोई इधर आएगा नहीं, कोई धमकाएगा नहीं, हम आराम से आजादी के साथ वोट कर सकते हैं, ये डेमोक्रेसी की खासियत है, ठीक है। हाँ, सिटीजन्स एंजॉय फंडामेंटल राइट्स, हमना को फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं, खाना पीना सब हर चीज की आजादी मिलती, ठीक है। पिज्जा बर्गर भी खा सकते, रिस्ट्रिक्शन तो कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। द गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल टू द पीपल, पीपल को हर बार गवर्नमेंट क्या बताना पड़ता है, हम ये काम कर रहे हैं, तुमको खुश है क्या नहीं, हम इसकी जिम्मेदारी लेते हैं, पीपल को तुम बताना पड़ेगा तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। पीपल हैव द राइट टू चेंज एंड चैलेंज द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चैलेंज भी कर सकते और चेंज भी, कैसा सर हमें कहां चेंज करते नहीं आता करने को, समझो हर 5 साल के बाद में जो भी रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारा काम नहीं करेगा उसका कान पकड़ना है और पूछना है हमारे लिए तुमने क्या किया। समझ में आ रहा है क्यों, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है, ये जमहूरियत की खूबसूरती है कि हम सरकार को लाल आंख दिखा सकते हैं, हम सरकार को चैलेंज कर सकते हैं और सरकार को चेंज भी कर सकते हैं, ये पब्लिक के अंदर पावर है। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज रूल ऑफ लॉ एंड गवर्नमेंट पावर्स आर लिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनली, जितने भी पावर्स होते हैं, जितने भी लॉ बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ही बनाना, ये डेमोक्रेसी की खूबसूरती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। हाँ, नेक्स्ट यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी स्पेशल रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती, अपोजिशन पार्टी, जैसे समझो रूलिंग पार्टी का एक अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है और अपोजिशन पार्टी का एक अलग रेस्पॉन्सिबिलिटी है। रूलिंग पार्टी लॉ मेक करती है और अपोजिशन पार्टी उसके अंदर के नुक्स निकालना, उसके अंदर के गलतियां निकाल के रूलिंग पार्टी को बताना कि ये गलत है। समझ में आ रहा है क्या। हाँ, वो बात अलग रही, आज हमारे देश में क्या है, चमकाने वाली पॉलिटिक्स चल रहा है, तो मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, रूलिंग पार्टी लॉ बनाना और अपोजिशन पार्टी उसको क्या करना, चैलेंज करना, उसको करेक्शन करने की कोशिश करना, उनके गलतियों को निकालना, ये डेमोक्रेसी खूबसूरती है, ठीक है। इट अपहोल्ड्स द सेंस ऑफ डिग्निटी इन द कॉमन मैन, कॉमन मैन की डिग्निटी जो इज्जत है उसको अपहोल्ड कर दे, लिबर्टी मिलती है तुम ना को और इक्वलिटी, जितनी भी हमारी डेमोक्रेसी है वो लिबर्टी और इक्वालिटी के बेस पर बनी हुई है, ये सब चीजें, ठीक है। सबसे सुप्रीम पावर जो सॉवरेंटी वाला पावर है किसके पास रहते हो, सबसे पावरफुल इंसान कौन है यहाँ पे, पब्लिक है, पीपल है, ठीक है। उसी तरह इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में हर 5 साल को इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन जो है हमारे वो हर 5 साल को होता है। और डेमोक्रेसी इज द वेलफेयर स्टेट, डेमोक्रेसी क्या करती है, हम को एक अच्छा स्टेट बनाने में मदद करती है। उम्मीद है ये सब चीजें आपको समझ में आए होंगे। अब थोड़े क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है उसको एंड करेंगे। हु हैज डिफाइंड डेमोक्रेसी एज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल, वो कौन से इंसान है जिसने डेमोक्रेसी को मतलब जमहूरियत को अवाम से अवाम तक, अवाम के लिए, ये जो डेफिनेशन है किसने दिया, ये डेफिनेशन दिया किसने, अब्राहम लिंकन ने। कौन देते, अब्राहम लिंकन। उसके बाद में
द वर्ड डेमोक्रेटिया मीन्स क्या है बोलो? डेमोक्रेटिया वर्ड का द रूल ऑफ पीपल, क्या है? द रूल ऑफ पीपल। थर्ड क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट इज एग्जाम्पल फॉर द अथॉरिटी रेस्ट इन वन हैंड एंड वन पार्टी वन लीडर? वो कौन सी गवर्नमेंट है जो पूरे पावर एक ही इंसान के अंडर में रहता और एक ही पार्टी वहां पे होती है और एक ही लीडर? तो वो कौन सा है? डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है, ठीक है, डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट। नेक्स्ट, द डेमोक्रेसी विच ऑल्सो नोन एज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, वो कौन सी डेमोक्रेसी है जिसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है? वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को भी हमें रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी कहा जाता है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्रिटिसाइजिंग द रूलिंग पार्टी। ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो रूलिंग पार्टी को क्रिटिसाइज करे? रूलिंग पार्टी के अच्छे कामों को कभी कभी बोल सकते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज करे रूलिंग पार्टी के रेस्पॉन्सिबिलिटीज को, वो कौन है अगर बोलेगा तो वो है यहाँ पे कौन आते हैं? अपोजिशन लीडर। अपोजिशन लीडर ये काम करेगा। उम्मीद है ये सब क्वेश्चंस और एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।